नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 5 का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। आज हम इसमें देखेंगे इसके टॉपिक 4.4 को, जिसमें हम लक्षणा शब्द शक्ति को जो है जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साहित्य में लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ लक्षण या लाक्षणिक शब्द का प्रयोग हो। मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ बाधे तदोगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जब हम किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसका मुख्य अर्थ न निकल कर कोई दूसरा विशेष अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर हमें लक्षणा शब्द शक्ति देखने को मिलती है और ऐसे शब्दों को जो है हम लाक्षणिक शब्द कहते हैं। फिर मम्मट ने क्या किया, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है काव्य प्रकाश। इसमें इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा दी है, जिसमें इन्होंने बताया इसका अर्थ में इन्होंने बताया कि मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा व्यापार शक्ति कहते हैं। इस भांति लक्षणा के लिए जो है 3 बातें आवश्यक हैं। पहला, मुख्यार्थ में बाधा। दूसरा, मुख्यार्थ का अमुख्यार्थ के साथ योग या आवश्यक संबंध। और तीसरा इन्होंने बताया रूढ़ि अथवा प्रयोजन का कारण रूप में जो है विद्यमान होना। ठीक है, तो इन्होंने जो श्लोक दिया उसका मतलब क्या निकला? उसका मतलब ये है कि जब किसी वाक्य को जो है सीधा सीधा अर्थ सही ना बैठे या उसमें हमें कोई रुकावट नजर आए, तब हम क्या करते हैं, किसी पुरानी परंपरा या किसी खास उद्देश्य की वजह से हम उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा अर्थ निकालते हैं और इसी शक्ति को जो है लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ये मम्मट ने बताया। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 3 मुख्य बातें बताई। पहला बताया मुख्यार्थ में बाधा। तो लक्षणा शब्द शक्ति के लिए जो है 3 शर्तें या 3 बातें होनी बहुत ज़रूरी है। पहली तो मुख्यार्थ में बाधा। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द का जो सीधा और असली अर्थ है वो यहाँ पर फिट नहीं बैठना चाहिए। दूसरा बताया लक्ष्यार्थ के साथ संबंध, यानी कि जो नया और दूसरा अर्थ हम निकाल रहे हैं उससे पुराने या असली अर्थ से उसका जो है कोई ना कोई संबंध ज़रूर होना चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया रूढ़ि या फिर प्रयोजन का होना। तो इसमें क्या है, वो जो नया अर्थ है वो समाज में पहले से ही चली आ रही परंपरा के कारण लिया गया होता है या फिर किसी खास मकसद से बोला गया हो। तो ये इन्होंने 3 शर्तें बताई जो कि लक्षणा शब्द शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला मुख्यार्थ में बाधा, दूसरा लक्ष्यार्थ के साथ संबंध और तीसरा रूढ़ि या कहें प्रयोजन का होना। यहाँ लक्षणा मूलतः अर्थ का व्यापार है, शब्द में वह आरोपित है। रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर लक्षणा के 2 प्रमुख भेद हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा। इन दोनों के क्रमशः उदाहरण हैं कर्माणि कुशलः और गंगया घोषः। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्षणा जो है वो असल में अर्थ का काम है जो शब्द के ऊपर हमें दिखाई देता है। इसी परंपरा को जो है रूढ़ि और उद्देश्य के आधार पर लक्षणा के यहाँ पर 2 भेद बता दिए गए। पहला भेद इन्होंने क्या बताया, रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा बता दिया इन्होंने प्रयोजनवती लक्षणा। फिर यहाँ पर 2 उदाहरण देकर जो है ये समझाया गया है। पहला इन्होंने बताया कर्मणि कुशलः, ये जो है रूढ़ा लक्षणा का उदाहरण है। तो इसका सीधा अर्थ होता है कि काम में कुशल या फिर चतुर। तो पुराने समय में कुशल शब्द का इस्तेमाल जो है कुश नामक घास लाने वाले के लिए होता था, जो बहुत सावधानी से जो है घास उखाड़ता था ताकि हाथ ना कटे। लेकिन धीरे धीरे परंपरा के कारण क्या हुआ, इस शब्द का अर्थ बदल गया और आज हम हर व्यक्ति को कुशल कह देते हैं जो अपने काम में बहुत होशियार होता है। तो यहाँ मुख्य अर्थ बदलकर जो है वो परंपरा के आधार पर एक नया अर्थ यहाँ पर लिया गया है। इसे ही जो है रूढ़ा लक्षणा कहा जाता है। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण दिया था, जिसमें इन्होंने कहा गंगायाम घोषः। तो इसका अर्थ देखें, इसका सीधा अर्थ है कि गंगा नदी के ऊपर या फिर नदी के पानी के बीच में अहीरों की बस्ती या घर। तो अगर हम देखें कि नदी के पानी के ठीक ऊपर तो जो है किसी का घर या बस्ती हो ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर मुख्य अर्थ में जो है बाधा आ गई। तो हम इसका दूसरा जुड़ा हुआ अर्थ निकालेंगे कि गंगा के किनारे पर बस्ती है। यहाँ बोलने वाले का एक खास मकसद यानी कि प्रयोजन ये है
कि वह ये दिखाना चाहता है कि उसका जो घर है वो गंगा के किनारे होने के कारण बहुत पवित्र और ठंडा है। तो इसी को यहाँ पर जो है प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। अब ये जो उदाहरण मैंने आपको समझाए, यहाँ पर इन्हीं को समझाया गया है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। रूढ़ा लक्षणा में इन्होंने क्या बताया कि कुशल शब्द का अर्थ होता है कुश, यानी कि घास को उखाड़ कर लाने में चतुर। इस कार्य के लिए क्या हुआ, चतुरता जरूरी है, और अपने हाथ को क्षतिग्रस्त किए बिना कुशल को उखाड़ना, कुश को उखाड़ना या उखाड़ने की कला विधि में चतुर। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य कुशल है तो हमारा अभिप्राय होता है कि वह कार्य करने में कुशल या दक्ष या प्रवीण है। व्यवहार में यही अर्थ जो है प्रचलित हो गया, किंतु मुख्यार्थ से संबंध होने पर भी वह उससे भिन्न है। रूढ़ा लक्षणा का अर्थ है जहाँ मुख्यार्थ से संबंध होने पर भी वह उससे भिन्न है। जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ी के कारण लक्ष्यार्थ का जो है बोध कराए, वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। किसी भी भाषा के सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे आँख का तारा होना या फिर आँख का काटा होना आदि। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहले तो इसका अर्थ बता दिया गया कुशल शब्द का कि पहले क्या अर्थ था और बाद में क्या हुआ। अब यहाँ पे ये समझो कि आज के समय में जो है जब हम किसी के लिए ऐसा कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने काम में बहुत कुशल है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो घास उखाड़ कर ला रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपने काम करने में बहुत होशियार है। तो यहाँ पर ये कुश वाले का एग्जाम्पल दिया गया। फिर इसमें बताया गया कि रूढ़ा लक्षणा का मतलब होता है जहाँ पर किसी शब्द का असली अर्थ छोड़ दिया जाए और समाज में लंबे समय से चली आ रही किसी पुरानी परंपरा, चलन या प्रसिद्धि के कारण जो है उसका नया और दूसरा अर्थ मान लिया जाए, वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे कि कुशल शब्द जो है ये परंपरा के कारण सिर्फ होशियार होने का अर्थ अब हमें देता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी भाषा में हम जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो है ये रूढ़ा लक्षणा के अंदर आती है। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देकर बताया गया है मुहावरों का। एक इन्होंने बताया आँख का तारा होना, ठीक है। तो अगर हम इसका सीधा अर्थ देखें तो वो क्या निकलता है कि आँखों के बीच का तारा ठीक है, ये निकलता है आंखों के बीच तारा। लेकिन परंपरा और मुहावरे के अनुसार अगर हम इसका दूसरा अर्थ देखें लक्षणा वाला, तो वो निकलता है बहुत प्यारा होना। जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है अपनी माँ की आँख का तारा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया आँख का काटा होना। अगर हम इसका सीधा अर्थ निकले तो वो ये निकलता है कि आँख में चुभने वाला कांटा, है ना, जो कि असंभव है ही नहीं। इसीलिए परंपरा के कारण हम इसका असली अर्थ ये निकालते हैं कि किसी को बिल्कुल पसंद ना आना या फिर शत्रु होना। तो जहाँ पर भी हमें लोकोक्ति या मुहावरे देखने को मिलेंगे वहाँ पर हमें रूढ़ा लक्षणा जो है दिखाई देती है। अब यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा देखते हैं। जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। गंगायाम घोष का अभिधा में अर्थ होगा गंगा में अहेरों की बस्ती। कहने वाले का प्रयोजन है कि गंगा तट पर जहाँ अहीरों की बस्ती है वहाँ वही शीतलता और पावनता है जो गंगा की धारा में है। यहाँ प्रयोजन व्यंजना का विषय है, इसी कारण प्रयोजनवती लक्षणा को व्यंजनाश्रित स्वीकार किया गया है और उसे नया नाम दिया गया है, स्वयंगा लक्षणा। आचार्यों ने इस प्रश्न पर बहुत विवाद किया है कि लक्षण पद में होता है अथवा वाक्य में। अधिकांश आचार्य जो हैं उसे पद का ही व्यापार मानते हैं, किंतु विश्वनाथ ने लक्षणा को पद के अतिरिक्त वाक्य की शक्ति के रूप में भी जो है माना है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि जब किसी वाक्य का सीधा अर्थ छोड़कर किसी खास उद्देश्य या मकसद के लिए उसका कोई दूसरा विशेष अर्थ निकाला जाता है तो वहाँ पर हमें प्रयोजनवती लक्षणा देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे गंगायाम घोष का उदाहरण दिया है जिसका अर्थ जो है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि विद्वानों ने क्या किया, प्रयोजनवती लक्षणा को व्यंजनाश्रित भी माना है, यानी कि ये जो है व्यंजना पर आश्रित या टिकी होती है और इसी कारण से इसे एक नया और सुंदर नाम भी इन्होंने दिया जो है स्वयंज्ञा लक्षणा। फिर आचार्यों में जो है इस बात को लेकर बहुत विवाद भी रहा कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो काम करती है, ये केवल एक सिंगल शब्द यानी पद में नहीं होती बल्कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस में हमें दिखाई देती है। तो इस बात को लेकर विद्वानों में भी जो है हमें बहुत बहस देखने को मिलती है। आगे देखें।
साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद माने हैं, रूड़ा के 16 और प्रयोजनवती के 64 भेद। मम्मट ने लक्षणा के 13 भेद और उपभेद माने। अब यहाँ पे ये बताया गया कि हमारा जो साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ है, इसमें आचार्य विश्वनाथ ने क्या किया, लक्षणा शब्द शक्ति के कुल 80 भेद माने और उन्होंने क्या किया, रूड़ा लक्षणा के जो है 16 भेद किए हैं, साथ ही साथ प्रयोजनवती लक्षणा के उन्होंने 64 भेद बताए। इसी तरह 16 और 64 मिलाकर जो है 80 हो गए। और दूसरी तरफ मम्मट को देखें तो उन्होंने क्या किया, लक्षणा के कुल 13 भेद और उपभेद जो है माने हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद है, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। इन दोनों के 2 भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इस प्रकार ये 4 हैं। फिर इन चारों के जो है 2 उपभेद हैं, सरोपा और सांध्य वसाना। अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर इनके भेद बताए गए कि जो प्रयोजनवती लक्षणा है, पहले तो इसके 2 भेद किए गए जो मुख्य माने जाते हैं, जिसमें आ जाता है गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर क्या हुआ, इन दोनों को भी आगे करके 2 उपभेदों में बांट दिया गया। वो 2 कौन कौन से हैं, एक उपादान लक्षणा और दूसरा लक्षण लक्षणा। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर ये जो है 4 भेद बन जाते हैं। अब ये वाली कहानी जो है भेदों की यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आगे चलकर क्या होता है, इन चारों भेदों के भी हमें 2 उपभेद और देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम सारोपा लक्षणा और सांध्य वसाना लक्षणा के नाम से जो है जानते हैं। गौड़ कहते हैं कि सादृश्य संबंध को और शुद्धा कहते हैं सादृश्य से इतर संबंध को। उपादान लक्षणा में शब्द के मुख्यार्थ का त्याग नहीं होता और साथ में अन्य अर्थ का भी जो है आपेक्ष होता है। लक्षण लक्षणा में शब्द अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने को अर्पित कर देता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, सबसे पहले हम गौण का मतलब समझते हैं कि जब 2 चीज़ों के बीच जो है एक जैसी समानता के आधार पर संबंध जुड़ता है तो उसे गौण कहते हैं। और शुद्धा का मतलब होता है कि जब समानता को छोड़कर किसी दूसरे कारण या आधार पर संबंध जुड़ता है तो उसे जो है शुद्धा कहते हैं। अब यहाँ पर हम उपादान और लक्षण लक्षणा को समझते हैं। उपादान लक्षणा में क्या होता है, इसमें शब्द अपने असली या मुख्य अर्थ को वो पूरी तरह से छोड़ता नहीं है, बल्कि वो अपने मुख्य अर्थ को साथ रखते हुए किसी दूसरे जुड़े हुए अर्थ को भी अपने अंदर शामिल करता है। और लक्षण लक्षणा में क्या होता है, इसमें शब्द नए या दूसरे अर्थ को सही साबित करने के लिए मुख्य अर्थ को जो है वो पूरी तरह से त्याग देते हैं, यानी कि खुद को पूरी तरह जो है उसमें समर्पित कर देते हैं। गंगायाम घोष में गंगा शब्द का अर्थ तट किया जाए तो लक्षण लक्षणा होगी और गंगा तट अर्थ किया जाए तो उपादान लक्षणा। संस्कृत के आचार्यों ने लक्षणा के इतने भेद प्रभेद किए हैं कि आज के पाठक की बुद्धि चकरा जाती है, अतः लक्षणा के भेद प्रभेदों की यहाँ चर्चा जो है वो अनावश्यक है। केवल हमें इतना ही जानना पर्याय है कि लक्षणा का अर्थगत जो है महत्व है। अब यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया गंगायाम घोष का। इसमें बताया गया कि अगर हम यहाँ पर गंगा शब्द का सीधा मतलब केवल किनारा या तट लेंगे और नदी के पानी वाले अर्थ को जो है बिल्कुल छोड़ देंगे तो वहाँ पर जो है हमें लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, गंगा के साथ लगा हुआ तट यानी कि गंगा तट लें, जिसमें गंगा नदी का वजूद भी बना हुआ है और किनारा भी आ रहा है, तो वहाँ पर हमें उपादान लक्षणा देखने को मिलेगी। संस्कृत के आचार्यों ने क्या किया, इन्होंने लक्षणा के इतने ज़्यादा भेद उपभेद कर दिए कि आज के पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ उन सारे भेदों की जो है चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारे लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि साहित्य में अर्थ को गहराई से समझने के लिए लक्षणा, इसका महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में मेटाफर को लक्षणा का मुख्य रूप माना जा सकता है। सरोपा लक्षणा और रूपक अलंकार का संबंध बहुत निकट का रहा है। रूपक केवल काव्य के अलंकरण का ही साधन नहीं रहा, अपितु अर्थ की लाक्षणिक अभिव्यक्ति में उसकी भूमिका का बहुत महत्व है। सारोपा लक्षणा में विषय और विषय दोनों का शब्द द्वारा अर्थ किया जाता है। जैसा वह निरा बैल है, इसका अर्थ हुआ वह गवार है, और बैल के स्वरूप को वह पर आरोपित कर दिया सारोपा लक्षणा। अब यहाँ पर हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बताई गई है कि इंग्लिश में जिसे हम मेटाफर कहते हैं यानी कि रूपक, उसे ही जो है यहाँ लक्षणा का मुख्य रूप माना जाता है।
हमारी ये जो सारोपा लक्षणा है और हमारा जो रूपक अलंकार है, इन दोनों का आपस में जो है बहुत गहरा संबंध है। रूपक का काम जो है वो सिर्फ कविता को सुंदर बनाना या सजाना नहीं है, बल्कि अर्थ को जो है लाक्षणिक तरीके से खुलकर सामने लाना भी इसका काम है। अब हम ये समझेंगे कि सारोपा लक्षणा में आखिरकार होता क्या है। तो सारोपा लक्षणा में जो विषय है, यानी जिसकी तुलना की जा रही है, यानी कि उपमान, और जो विषय है जिसकी तुलना हो रही है, यानी कि उपमेय, इन दोनों को जो है वाक्य में साफ साफ शब्दों द्वारा लिखा या बोला जाता है। इसे उदाहरण से समझो। जैसे मैंने बोला वह निरा बैल है, ठीक है। तो कोई जीता जागता इंसान जो है वो सचमुच 4 पैरों वाला बैल तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बैल शब्द जो है ये एक लाक्षणिक अर्थ दे रहा है, जिसका अर्थ है बिल्कुल गंवार और मूर्ख होना। यहाँ वाक्य में जो है जिस इंसान की बात हो रही है वहाँ लिखा हुआ है कि वो बैल शब्द भी जो है साफ साफ है, यानी कि बैल के पूरे रूप और व्यवहार को उठाकर सीधे वह नाम के व्यक्ति पर जो है थोप दिया गया है और उस पर आरोपित यहाँ पर किया गया है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके अगले टॉपिक, जिसमें हम व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।